हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल हैं आप लोगों के। तो ये सेशन मेरा क्लास 10th के उन स्टूडेंट्स के लिए है जो अभी आज साइंस का एग्जाम देकर के आए हैं। सबसे पहले तो यार जितनी भी मेहनत आप लोगों ने करी और आज फाइनली साइंस का एग्जाम आप लोगों ने जाकर लिखा, उस सभी काम के लिए, उस सारी मेहनत के लिए आप लोग एक कॉन्ग्रेचुलेशंस डिजर्व करते हो, आप लोग शाबाशी डिजर्व करते हो, क्योंकि आप बहुत ही ज्यादा मेहनत करके साइंस के पेपर के लिए आपने उसको लिखा है और आप लोग मेहनत करते हो। टीचर्स भी आपका सपोर्ट करते हैं। यही सारी चीज है जो आज आपके एग्जाम में आपको दिखाई दी। और साइंस के पेपर का रिव्यू जानने के बाद मैं बहुत खुश हुआ। मैं खुद सेंटर पे गया, बच्चों से जाकर के बातें की और मैंने वहां पर जाके जाना कि कौन सा सब्जेक्ट, कौन सा टॉपिक डिफिकल्ट था, कौन सा इजी था। और बाद में जब मैंने फिजिक्स का क्वेश्चन पेपर देखा, फिजिक्स के पोर्शन देखा, तो आई वाज रियली ग्लैड कि जितना भी पेपर था वो सारा वही था जो क्लास के अंदर डिस्कस कराया गया है। और इसके अलावा एक बहुत ही अनोखी और बहुत ही अच्छी बात मुझे दिखाई दी, उसी के लिए मैंने ये सेशन थोड़ा सा तैयार किया। देखिए, इस सेशन का मतलब ये नहीं है कि मैं आप लोगों को ये बताने की जो है एक कोशिश कर रहा हूं कि देखिए वी आर दी बेस्ट, विच इज ट्रू इन सम सेंस, बट द पॉइंट इज कि देखिए जो लास्ट मिनट में हमने प्रैक्टिस कराई, मैंने जो आप लोगों के साथ में 25 क्वेश्चंस डिस्कस किए थे, आप यकीन मानिए सेट 2 एंड सेट 3 को मिलाकर के आउट ऑफ उनमें से 6 क्वेश्चंस एज इट इज देखने को मिले। एज इट इज का मतलब उसमें से उसी लैंग्वेज पर बेस्ड, उसी कॉन्सेप्ट पर बेस्ड। तो जिन लोगों ने भी वो सेशन अटेंड किया था वो डेफिनेटली एग्जाम के इन 6 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकते थे बिना किसी गलती के। तो वही मैंने कहा चलो एक बार स्टूडेंट्स के साथ बात को शेयर कर देते हैं, साझा कर देते हैं कि जब भी कोई टीचर, जब भी कोई मास्टर आप लोगों से आकर के कुछ कहता है, कुछ आपको बताने की कोशिश करता है कि भाई लास्ट मोमेंट तक भी रेस में नहीं पीछे होना होता, तो उसको जरूर मानना चाहिए। और उसका सीधा सीधा एग्जाम्पल आज मैं आप लोगों को दिखाऊंगा कि मैंने वो जो क्वेश्चन डिस्कस किए थे उसी से बेस्ड 25 में से 6 क्वेश्चंस एज इट इज उन पर बेस्ड क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं कि सर जो आपने पढ़ाया वही आया। तो ये चीज आप लोगों को भी अच्छी लगेगी और मैं तो बहुत खुश हुई इसी के साथ। तो चलिए सबसे पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और देखिए क्या कह रहा है हमारा पहला क्वेश्चन। ये मैं आपको बता दूं, ये मैंने सेशन लिया था आपका और ये 18 फेब को 3 PM हम लोगों ने लाइव किया था और जिसमें मैंने 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस किए थे। 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे और उसी के मैं अभी आपको स्क्रीनशॉट भी दिखाऊंगा और ये भी दिखाऊंगा कि बोर्ड में वो जो क्वेश्चन पूछा गया है वो कैसा है और आप उसको कैसे विद द हेल्प ऑफ दैट क्वेश्चन एंड कॉन्सेप्ट सॉल्व कर सकते हो। क्लियर? चलिए देखिए, सबसे पहले चलते हैं ये वाला क्वेश्चन। देखिए ये मेरी पीपीटी का क्वेश्चन नंबर 9 था और यहां पर आप देखो क्या पूछा गया है। क्वेश्चन की जो बात है, जो उसके कॉन्सेप्ट है वो देखिए, हाउ डज द स्काई अपीयर टू एन एस्ट्रोनॉट इन द स्पेस टू और टू अ पैसेंजर ऑफ जेट फ्लाइंग एट हाई एल्टीट्यूड। मतलब जब हाई एल्टीट्यूड पर कोई पैसेंजर होता है या जो जेट में फ्लाई कर रहा है उसको स्काई कैसा नजर आता है, ये क्वेश्चन हमने डिस्कस किया था। अब क्वेश्चन देखिए, द स्काई अपीयर्स डार्क टू पैसेंजर फ्लाइंग एट वेरी हाई एल्टीट्यूड। यस, इसका रीजन बताना था कि इसका रीजन क्या है। तो जब मैंने इस क्वेश्चन को डिस्कस किया तो आपको रीजन भी बताया था। क्या रीजन था? क्या रीजन था उसका? सर रीजन था कि बिकॉज ऑफ द एब्सेंस ऑफ एटमॉस्फेयर देयर इज नो स्कैटरिंग ऑफ लाइट एंड बिकॉज ऑफ दिस। और कुछ स्टूडेंट्स ने उसका लाइव चैट पर आंसर भी लिखा था, जो लोग मेरे साथ जुड़े हुए थे उस दिन लाइव चैट पर आंसर भी लिखा था। तो ये क्वेश्चन बिल्कुल एज इट इज हमारे टॉप 25 क्वेश्चंस में से था कि व्हाट वाज द रीजन, दैट इट इज द लैक ऑफ एटमॉस्फेयर। हाई एल्टीट्यूड पर जाकर के एटमॉस्फेयर ना होने की वजह से, जब आप एटमॉस्फेयर से ऊपर चले जाते हैं तो स्कैटरिंग नहीं होती, जिसकी वजह से एटमॉस्फेयर आपको डार्क नजर आता है। यही रीजन आपको यहां पर लिखना था। चलिए आगे बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन यहां पर आपको दिखाई दे रहा होगा। उसके बाद में अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या बोला गया है, ये क्वेश्चन बिल्कुल सेम टू सेम देखिए क्या बोला गया है और क्वेश्चन को पढ़िए। 3 मार्क्स का क्वेश्चन आपको सीधा सीधा मिला है। इसके अंदर बेसिकली पोजीशन एंड साइज ऑफ द इमेज फाइंड आउट करना था। सेम क्वेश्चन नंबर 6 था मेरी पीपीटी का, जिसमें मैंने डिस्कस किया था। अ 5 सेंटीमीटर टॉल ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड परपेंडिकुलर टू अ प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ ए कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर। यहां पर भी 5 सेंटीमीटर का ऑब्जेक्ट है, लेकिन यहां पर जो थोड़ा सा डेटा चेंज हुआ है ना, वो किस में चेंज हुआ है? फोकल लेंथ में। यहां फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर, द क्वेश्चन व्हिच आई टुक वाज द 10 सेंटीमीटर। वहां फोकल लेंथ कितनी थी? 10 सेंटीमीटर थी। लेकिन बिल्कुल एज इट इज चीज पूछी गई है। यहां पर भी आपको पोजीशन, साइज एंड नेचर पूछा गया था। यहां पर पोजीशन, साइज
पूछा गया है, पोजीशन एंड साइज पूछा गया है। तो सेम टू सेम मैंने यहां पर डिस्कस किया हुआ है कि इसके लिए आपको क्या करना है, वही सेम चीज आपको यहां पर लगानी थी। यहां पर भी इस टाइम आपको ऑब्जेक्ट डिस्टेंस 30 सेंटीमीटर है, इसका मतलब सर यू जो हमारा हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 30 सेंटीमीटर। और अगर मैं साइन कन्वेंशन को लूंगा, साइन कन्वेंशन को फॉलो करता हूं तो आई शुड बी टेकन एज -30 सेंटीमीटर। किसके लिए ये बात की जा रही है? कॉन्वेक्स लेंस के लिए। किसके लिए बात की जा रही है? कॉन्वेक्स लेंस के लिए। यहां पर इसने कॉन्वेक्स को बस कन्वर्जिंग लिख दिया, कन्वर्जिंग एंड वहां पर कॉन्वेक्स लिखा हुआ था। तो आपको पता है कि कॉन्वेक्स लेंस को ही हम कन्वर्जिंग लेंस भी बोलते हैं। तो यहां से आप सीधा यहां पर फोकल लेंथ जो है 20 सेंटीमीटर। अब मैं इसका सॉल्यूशन बताऊं आपको, तो फोकल लेंथ यहां पर हम कितनी ले लेंगे? कन्वर्जिंग लेंस की फोकल लेंथ पॉजिटिव होती है 20 सेंटीमीटर। तो आपसे सबसे पहले पूछ रहा है पोजीशन ऑफ द इमेज बता दो, v बता दो कितना आएगा। तो यहां पर हम सीधा लेंस फार्मूला जो हमने यहां पे लगाया था वही लगा देता हूं। तो 1/f इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/u, 1/f इज 20 इक्वल्स टू 1/v निकालना है, -1/u इज -30, राइट। यहां से जब आप चलोगे तो 1/v जो है वो आ जाएगा इधर साइड में, ये दोनों हमारे पास 1/20 माइनस 1/30। तो यहां से मेरे पास में एलसीएम अगर मैं लूं तो मेरे पास 60 एलसीएम आ जाएगा। तो यहां से मेरा हो जाएगा 3 माइनस ये हो जाएगा 2। तो मेरे पास 1/v, तो v की वैल्यू जो आ जाएगी वो 60 सेंटीमीटर आ जाएगी। 60/1 60 सेंटीमीटर, राइट। v की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 60 सेंटीमीटर हो जाएगी। इससे पता लग रहा है कि जो हमारा ऑब्जेक्ट है, जो हमारी इमेज बन रही है वो 60 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर बन रही है और दूसरी तरफ बन रही है पॉजिटिव। तो यहां पर बिल्कुल सेम तरीके से ही क्वेश्चन था, इसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं थी। आई होप आप लोगों ने इसको ठीक किया होगा। अगर मेरा सेशन आपने कंप्लीटली देखा था वो वाला, तो कोई भी गलती के चांसेस नहीं रहे होंगे। यहां पर सिंपली हमने फोकल लेंथ यू निकाला और उसके बाद में आगे इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया बाय यूजिंग द लेंस फॉर्म। साथ ही साथ उसने पूछा साइज ऑफ द इमेज फॉर्म। अब साइज भी पूछा है। देखो वैसे तो मैंने ये भी आपको कई बार बताया कि आप रे डायग्राम से भी सीधा इस क्वेश्चन को समझ, सीधा तो नहीं बट एक आइडिया लग जाता है। अब देखो यहां पर फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर है और ऑब्जेक्ट रखा हुआ है कहां पर? ऑब्जेक्ट कहां पर रखा हुआ है? 30 सेंटीमीटर पे, राइट। 30 सेंटीमीटर यानी कि ऑब्जेक्ट रखा हुआ है एफ एंड सी के बीच में। और एफ और सी के बीच में जब ऑब्जेक्ट रखा होता है तो जो हमारी इमेज बनती है कॉन्वेक्स लेंस के लिए, कन्वर्जिंग लेंस के लिए, वो दूसरी तरफ बनती है और किधर बनती है? बियॉन्ड सी बनती है। तो हमारा सी 20, यहां पर सी कितना हो जाएगा? फोकल लेंथ 20 है तो सी हो जाएगा हमारा 40 सेंटीमीटर। तो 60 सेंटीमीटर जो हमारा आंसर आ रहा है विच इज करेक्ट, राइट। एंड इमेज कैसी होती है सर? इमेज जो होती है वो मैग्नीफाइड होती है। मैग्नीफाइड यानी कि हाइट ऑफ द इमेज जब मैं निकालूंगा तो 5 सेंटीमीटर से ज्यादा की आनी चाहिए। तो हाइट ऑफ द इमेज निकालने के लिए मैं मैग्निफिकेशन का सीधा फॉर्मूला लगा देता हूं, दैट मैग्निफिकेशन m इक्वल्स टू हाइट ऑफ द इमेज डिवाइडेड बाय द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट विच इज इक्वल्स टू v/u, विच इज v/u। v मेरा 60 आया है और u मेरा -30 था, तो मैग्निफिकेशन मेरा -2 आ गया। तो यहां से मेरे पास हाइट ऑफ द इमेज आ जाएगी -2 मल्टीप्लाइड बाय हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट विच इज 5 सेंटीमीटर, यानी कि -10 सेंटीमीटर। तो ये 10 सेंटीमीटर बता रहा है कि मैग्नीफाइड है, 5 से 10 हुआ, और माइनस साइन बता रहा है कि ये इन्वर्टेड है। क्या मेरी बात क्लियर है? तो ये क्वेश्चन बिल्कुल ऐसा ही था। आप लोग आई होप कि बिल्कुल ठीक इसको अटेम्प्ट किए होंगे। आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखिए भाई साहब, थर्ड क्वेश्चन। देखिए यहां पर मैंने क्वेश्चन लिया था हु हैज स्टेटेड द राइट हैंड थंब रूल। राइट हैंड थंब रूल को किसने लिया था? लेकिन इसके साथ ही मैंने कहा था कि मैं कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन की तरफ जा रहा हूं, तो मैंने आपको यह भी बताया था कि राइट हैंड थंब रूल का इंपॉर्टेंस क्या होता है और ये क्या बता रहा होता है। तो अकॉर्डिंग टू राइट हैंड थंब रूल किस लिया था? मैक्सवेल ने लिया था, राइट। और किसके लिए यूज करते हैं? यहां पर मैंने लिखा हुआ किसके लिए यूज करते हैं? टू फाइंड आउट द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। अब इसमें देखो क्वेश्चन क्या पूछा गया, नेम एंड स्टेट द रूल टू डिटरमाइन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो नेम लिखना है, यानी कि मैक्सवेल्स राइट हैंड थंब रूल, मैक्सवेल्स राइट हैंड थंब रूल, ठीक है। एंड स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर, तो वो क्या हो जाएगा हमारे पास में? आपको मैक्सवेल्स राइट हैंड नेम एंड स्टेट, यानी कि एक तो नाम भी लिखना था मैक्सवेल्स राइट हैंड थंब रूल, मैक्सवेल्स राइट हैंड थंब रूल, और उसके बाद में यह भी बताना था कि ये क्या बता रहा होता है, ये क्या बता रहा होता है, क्या होता है मैक्सवेल्स राइट हैंड थंब रूल। तो जब मैं लाइव सेशन ले रहा था तो देयर वर मेनी स्टूडेंट्स हु आंसर्ड इन द चैट बॉक्स, सर इफ यू कीप द डायरेक्शन, इफ यू कीप योर थंब इन द डायरेक्शन ऑफ करंट देन द कर्ल ऑफ योर फिंगर गिव्स यू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, व्हिच वाज द करेक्ट आंसर। तो ये क्वेश्चन आपसे आज ही पूछा गया है, आज ही ये सेट 2 का
या सेट 3 का क्वेश्चन है और यहां पर बिल्कुल सेम टू सेम क्वेश्चन जो है पूछा गया। तो आप लोगों को इससे भी अंदाजा लग रहा होगा कि हाँ मास्टर, जो आपने डिस्कस किया उस दिन उसमें से बिल्कुल सेम टू सेम क्वेश्चन भी हमें दिखाई दे रहे थे। चलिए आगे और देखते हैं मजेदार क्वेश्चंस। अब ये क्वेश्चन देखिए जरा आप, इस क्वेश्चन के अंदर ये मैं आपको दिखाई, अगर आपने वीडियो देखा है तो मैंने आपको पूरा अच्छे से डिस्कस भी कर रहा था कि व्हाट इज द फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, एंड यहां पर के हमने मैग्नेटिक फील्ड बना रखा था और मैग्नेटिक फील्ड के अंदर एक चार्ज पार्टिकल जा रहा था और चार्ज पार्टिकल जब जा रहा था तो उसके ऊपर लगने वाले मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन दे रखी थी और मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन से आपको बताना था दैट व्हाट इज द नेचर ऑफ द चार्ज। नेचर ऑफ चार्ज क्या है ये हमें बताना था। तो ये मैंने आपको करके भी दिखाया और साथ ही साथ में सेम क्वेश्चन यहां पर देखो कि उसी से रिलेटेड, यहां सेम नहीं कह सकता बट हां बिल्कुल उसी कॉन्सेप्ट पर बेस्ड एक क्वेश्चन पूछ लिया गया। क्या पूछा गया है? एक मैग्नेटिक फील्ड आपको दे रखा है और एक इलेक्ट्रॉन है, वो 3 अलग अलग डायरेक्शन से उस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर एंट्री कर रहा है। 3 अलग अलग डायरेक्शन से उस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर एंट्री कर रहा है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि इन विच ऑफ द केस द मैग्नेटिक फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय द इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम एंड मिनिमम। आपको मैक्सिमम फोर्स F मैक्स बताना है और F मिन बताना है। मिनिमम किसमें होगा? इन तीनों केस में से। तो अगर आपने ये वाला वीडियो देखा था या क्लास के अंदर हम लोग जो हमेशा डिस्कस करते रहे हैं फॉर्मूला, यहां पर मैंने बताया था F इज इक्वल्स टू, हमारे पास में जो होता है वो क्या होता है, BIL साइन थीटा, राइट, या फिर QVB साइन थीटा, राइट। ये 2 फॉर्मूले हमारे पास में होते हैं। ये फॉर्मूला मैंने क्लासेस में लिखवाया भी था कि फोर्स ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर, और यहीं से ये क्वेश्चन को सॉल्व हो जाएगा कि यहां पर थीटा पर डिपेंड करता है। किस पर डिपेंड करता है? साइन थीटा पर डिपेंड करता है। फोर्स जो होगा वो अगर हमारे पास में करंट और मैग्नेटिक फील्ड सेम है या फिर चार्ज जो मूव कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड के अंदर वो चेंज नहीं हो रहा, तो इट विल सिंपली बी डिपेंडिंग अपॉन द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, एंगल बिटवीन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एज वेल एज बिटवीन दी डायरेक्शन ऑफ द करंट। तो यहां पर आप देख रहे हो कि एक तो ऐसे करके करें और ये करें तो यहां पर एंगल कितना हो रहा है? 90 डिग्री। यस और नो? अब इलेक्ट्रॉन अगर ऊपर की तरफ जा रहा है तो करंट नीचे की तरफ हो जाएगी, तो करंट और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का डायरेक्शन कितना हुआ, एंगल कितना हुआ? 90 डिग्री। तो ये 90 पर मैक्सिमम होता है। तो सीधा सीधा मैं कह सकता हूं कि सर केस ए इज मैक्सिमम और मिनिमम। सर देखिए ये जो सी केस है इसमें हमारे पास में जो करंट है, अगर इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा है तो करंट इधर जा रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड और करंट दोनों के बीच की डायरेक्शन कैसी हुई? सर 0 डिग्री की हुई। 0 डिग्री का एंगल हुआ, इसका मतलब साइन 0 मतलब 0 हो जाएगा, इसका मतलब फोर्स 0 हो जाएगा, इसका मतलब मिनिमम हो जाएगा केस सी के अंदर। केस सी के अंदर मिनिमम हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन भी बहुत सिंपल था जिसमें बस थीटा को देखना था, और उस दिन मैंने जितने भी क्वेश्चंस किए उस पर बेस्ड हमारे पास ये क्वेश्चंस जो है रहे। इसके अलावा ये अगला क्वेश्चन देखिए जरा, अगला क्वेश्चन देखिए, आई थिंक ये आपको क्लियर होगा। अगला क्वेश्चन, इन द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑल्सो अ पर्सन, जो मैंने क्वेश्चन नंबर पीपीटी का क्वेश्चन नंबर 10 था और उसमें लिखा था कि अ पर्सन कैन नॉट सी डिस्टिंक्टली ऑब्जेक्ट्स केप्ट बियॉन्ड 2 मीटर, दिस डिफेक्ट कैन बी करेक्टेड बाय यूजिंग अ लेंस ऑफ पावर। मतलब किस पावर के लेंस से इस डिफेक्ट को क्लियर किया जा सकता है। मैंने इस क्वेश्चन के साथ आपको यह भी बताया था कि ये कौन सा डिफेक्ट है और इसको हम कैसे करेक्ट कर सकते हैं, इसके क्या क्या पॉसिबल कॉज हो सकते हैं। तो आप देख रहे हो कि कौन सा है, मायोपिया है, ठीक है, नियर साइटेडनेस भी बोलते हैं, करेक्शन के लिए कॉन्केव लेंस लेते हैं, है ना। ये सारी चीज मैंने आपको क्वेश्चन के साथ बताई थी। अब सेम क्वेश्चन देखो यहां पे दिखाई दे दिया। सेम का मतलब उससे मिलता जुलता। यहां पर क्या बोला गया? अ पर्सन यूजेस लेंस ऑफ पावर -0.5 डायोप्टर। इसने पावर दे दी आपको -0.5 डायोप्टर की, ठीक है, और पूछ लिया कि हिज स्पेक्स फॉर द करेक्शन ऑफ हिज विजन। मतलब उसने यहां पर हमको क्या दे रखा था, एक सिचुएशन दे रखी थी, पावर -0.5 डायोप्टर आई थी। अब इसने पावर ही दे दी कि भाई साहब एक जो आदमी है जो लेंस यूज कर रहा है उसकी पावर इतनी है। तो अब आप बताइए, नेम द डिफेक्ट ऑफ विजन द पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम। तो अगर आपने वो वीडियो या वो लाइव सेशन अटेंड किया था तो आप इमीडिएटली बोल सकते थे कि सर अगर -5.5 डायोप्टर का पावर है, डेफिनेटली यानी कि फोकल लेंथ नेगेटिव है। फोकल लेंथ नेगेटिव किसकी होती है? कॉनकेव मिरर की होती है। और कॉनकेव मिरर किस वाले लेंस के करेक्शन में यूज होता है, किस डिफेक्ट के करेक्शन में यूज होता है? सर मायोपिया के। तो यहां पर नेम ऑफ द डिफेक्ट क्या हो जाता? सर मायोपिया। मायोपिया इज गोइंग टू बी द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस। उसके बाद में क्या था? लिस्ट 2 कॉजेज ऑफ दिस डिफेक्ट। कौन से कॉजेज होते हैं इसके कॉजेज क्या हो सकते हैं मायोपिया के? तो हमने डिस्कस भी किया था और आपको पता भी होना चाहिए कि सर मायोपिया का कॉज होता है इलोंगेशन ऑफ द आई बॉल, इलोंगेशन ऑफ
आई बॉल या फिर एक्सेसिव कर्वेचर ऑफ आई लेंस। ठीक है, एक्सेसिव कर्वेचर ऑफ आई लेंस मतलब कर्वेचर ज्यादा हो जाता है आई लेंस का, स्पेलिंग को आप थोड़ा सा संभाल लेना। तो एक्सेसिव कर्वेचर का मतलब ये जब हमारा ज्यादा हो जाता है, कर्वेचर ज्यादा होता है, तो इससे क्या हो जाता है, इससे सर हमारी फोकल लेंथ कम हो जाती है। इससे एक्सेसिव कर्वेचर ज्यादा होगा तो फोकल लेंथ कम हो जाएगी, फोकल लेंथ कम होगी तो पावर ज्यादा हो जाएगी, पावर ज्यादा हो जाएगी तो उसको कम करने के लिए हम कॉन्केव लेंस का यूज करते हैं करेक्शन के लिए। ठीक है, तो ये हमारा एक्सेसिव कर्वेचर का होना कहलाता है। ठीक है, तो एक्सेसिव कर्वेचर ऑफ आई लेंस और इलोंगेशन ऑफ आई बॉल, ये दो पॉसिबल कॉजेस थे इस डिफेक्ट को होने के लिए। अब उसके बाद डिटरमाइन द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस यूज्ड इन द स्पेक्स, इसकी फोकल लेंथ बता देनी थी आपको। तो आप सीधा सीधा पावर इक्वल्स टू, यहां से आप सीधा सीधा फोकल लेंथ इक्वल्स टू 1/p, तो यहां से फोकल लेंथ कितनी हो जाती है, 1/p इज -0.5, तो यहां से आप सीधा सीधा फोकल लेंथ की वैल्यू आप बता सकते थे which was -2 मीटर। तो इससे मुझे यह पता लग जाता कि सर इसमें यूज होने वाला जो लेंस है वो कॉन्केव लेंस है और उसकी फोकल लेंथ नेगेटिव आ रही है। तो बिल्कुल ये सेम उसी प्लॉट पर बेस्ड क्वेश्चन था। आई थिंक आप लोगों ने बिल्कुल ठीक किया होगा जितने भी लोगों ने उस दिन ये लाइव सेशन अटेंड किया था। अगला देखिए, इन द नेक्स्ट क्वेश्चन व्हेन देखो ये क्वेश्चन भी बिल्कुल सेम, व्हेन 1 यूनिट इलेक्ट्रिक चार्ज मूव्स फ्रॉम 1 point in an electric circuit, then amount of work done in joule is known as potential difference। बिल्कुल सही बात है कि सर अगर 1 यूनिट चार्ज जो है वो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जाता है, अगर मैं कहूं 1.1 कूलम का चार्ज है, इस पॉइंट से यहां तक जा रहा है, ठीक है, एक कितने का 1 कूलम चार्ज, ठीक है, मूव्स फ्रॉम 1 पॉइंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक सर्किट, एक जगह से दूसरी जगह जाता है, ठीक है, तो जितना वर्क होता है उसको क्या बोलते हैं, हम उसको बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस, राइट। अब इसमें सेम क्वेश्चन पूछा, एक्सप्लेन द सिग्निफिकेंस पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इन 1 वोल्ट, मतलब सिग्निफिकेंस ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस बताना है कि अगर दो पॉइंट्स के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस अगर 1 वोल्ट है, अगर मैं यही कह दूं कि ए और बी दो पॉइंट है, इन दोनों के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो 1 वोल्ट है, इसका सिग्निफिकेंस क्या है। तो इसका सिग्निफिकेंस मैंने इसी क्वेश्चन को डिस्कस करते टाइम आपको बताया था, दैट इट सिंपली मींस दैट if you take unit charge from one point to another point, then it will acquire the energy of 1 joule, it will require 1 joule of energy to travel from one point to another point। भाई सिग्निफिकेंस 1 वोल्ट, मतलब मैं अगर तुमसे कहूं कि भाई देखो ये मेरे पास दो पॉइंट है, ध्यान से समझिएगा, ए और बी, और मैं कह रहा हूं कि इसके दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट है, तो इसी वाली डेफिनेशन को लेकर के मैं ये कह सकता हूं, कौन सी वाली सर, V इक्वल्स टू होता था, क्या होता था सर, Q, ये हमारा V इक्वल्स टू जो होता था वो होता था W/Q। ठीक है, अगर मैं कह रहा हूं कि हमारा 1 वोल्ट है, इफ V इज 1 वोल्ट, इफ V इज 1 वोल्ट, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, Q इक्वल्स टू W। ठीक है, तो अगर मैं कहूं इफ Q इक्वल्स टू 1 कूलम, तो W इक्वल्स टू 1 जूल, इसका मतलब यही तो होगा। तो मतलब कहने का यह कि यूनिट चार्ज को अगर 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस के पॉइंट्स में, अगर आप सर्किट के 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस के जो दो पॉइंट्स हैं उनके बीच में मूव कराओगे, तो आपको जो वर्क करना पड़ेगा दैट वुड बी 1 जूल। तो यहां पर सिंपली हम लिख सकते थे कि सिग्निफिकेंस ऑफ हैविंग पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट इज दैट इफ अ यूनिट चार्ज विल ट्रेवल फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, देन द वर्क रिक्वायर्ड और द एनर्जी रिक्वायर्ड वुड बी 1 जूल। इट्स सिंपल एज दैट। और ये सारी कहानी मैंने व्हाइल डिस्कसिंग दीज क्वेश्चंस डिस्कस की थी। तो एज यू कैन सी दैट देयर वर 6 questions out of those 25 questions which we have taken as the live session on 18th February। तो ये था, मैंने कहा यार आपके साथ में डिस्कस करूं, और आप लोग भी जरा कमेंट्स करके मुझे बताओ बाकी सारे स्टूडेंट्स के आपके किस टाइप का जो है पेपर गया है, और अगर आप चाहते हो कि मैं पूरे पेपर की एनालिसिस करूं, पूरा पेपर आपके साथ में डिस्कस करूं, तो वो भी मुझे कमेंट में करके जरूर बताइए। आपके जैसे कमेंट आएंगे मैं उसी हिसाब से अपना आगे की वीडियो आपके लिए लेकर के आऊंगा। ठीक है, चलिए पढ़ाई करते रहिए, और भी आप जो सामने एग्जाम है उनकी अच्छे से तैयारी कीजिए। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक।